Dear students of 10th class, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा लेक्चर है 10वां और यूनिट चल रहा था गैसेस एक्सचेंज। इसमें जो टॉपिक हमने डिस्कस करना, बेसिक टॉपिक चल रहा था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। उन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में से हमने ब्रोंकाइटिस को डिस्कस किया था, एम्फीसीमा को डिस्कस किया था आज और नमूनिया को। आज नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा दमा जिसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। ये होता क्या है, सबसे पहले हम इस दमा को डिफाइन कर लेते हैं। वो कहते हैं अस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, एलर्जी वाली बीमारी है, एलर्जी की एक किस्म है। इसमें होता क्या है, इन केस ऑफ अस्थमा, अस्थमा की सूरत में देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। वो कहते हैं इस अस्थमा की सूरत में ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स यानी एयर पैसेज वे जो है, चाहे कैसे नेक्स्ट जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बेटा सोजिश, यानी जलन हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल के अंदर टेक प्लेस होती है तो उसके नतीजे में देयर इज एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ म्यूकस इन द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल। ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल की जो दीवारें हैं उनमें नॉर्मल से ज्यादा रेशियो से म्यूकस की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसकी सेक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। जब म्यूकस की सेक्रीशन नॉर्मल से ज्यादा होती है, इट में कॉज द स्वेलिंग ऑफ एयरवेज। ये एयरवेज को स्वेल कर देती हैं, यानी हवा की गुजरगाह के जो रास्ते होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं और वो नैरो पड़ जाते हैं। नर्विंग यानी तंग पड़ जाना, ठीक है। इट में कॉज द नर्विंग ऑफ एयरवेज। जब एयरवेज तंग पड़ जाते हैं तो उसके नतीजे में देयर इज द पर्सन फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। वो जो शख्स होता है जिसको ऐसी कंडीशन का सामना होता है, वो सांस लेने में दुश्वारी का सामना कर रहा होता है। अब वो कहते हैं इसकी बेसिक वजह क्या है, किस वजह से ये टेक प्लेस होते हैं। वो कहते हैं अस्थमा इज कॉज्ड बाय वेरियस टाइप ऑफ एलर्जेंस। इसकी वजूहात एलर्जेंस हैं, एलर्जी कॉजिंग फैक्टर, यानी एलर्जन का मतलब एलर्जी पैदा करने वाले जो फैक्टर्स हैं, जो अवामिल हैं, वो इसके काजेज हैं। वो कौन कौन से होंगे, इसमें काज बाय डस्ट, ये डस्ट की वजह से, या फिर वो कहते हैं स्मोक भी इसका काज है, परफ्यूम्स इसका काज है, एंड पोलन, और पोलन भी इसका काज है, ठीक है। यानी कुछ लोग डस्ट से एलर्जिक होते हैं, कुछ स्मोक से, कुछ परफ्यूम से, कुछ पोलन से एलर्जिक होते हैं। अब वो कहते हैं व्हेन सच एलर्जिक पर्सन आर एक्सपोज्ड टू एनी ऑफ दीज causative agent mean allergens, then their sensitive airways immediate and access shows response of constriction। यानी उनके जो एयरवेज, जो ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स होते हैं, ये फौरन सिकुड़ जाते हैं। इनके सिकुड़ने से देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो रहा था। तो जैसे वो इन एलर्जेंस का सामना करता है तो कुछ अलामात जाहिर होती हैं। वो अलामात क्या है, एक तो कहते हैं कफ, खांसी होती है। दूसरा वो कहते हैं वीजिंग मतलब खरखराहट पैदा हो जाती है, लेकिन ये वीजिंग स्पेसिफिक टाइप की है विद विस्लिंग साउंड। यानी जिसको अस्थमा हो जाता है, जब वो सांस लेता है तो सांस लेने से उसके गले से सीटी की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, यानी वो प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पा रहा होता। और चेस्ट टाइटनेस इसके साथ वगैरह है, चेस्ट टाइटनेस का भी सामना होता है। पेशेंट आल्सो लूज हिज बॉडी वेट, लॉस ऑफ बॉडी वेट, यानी जिस्मानी वजन भी कम होना शुरू हो जाता है। तो दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ अस्थमा, ये अस्थमा की अलामतें हैं। अब अगर इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट, इलाज अगर अस्थमा क्योंकि एलर्जिक डिसऑर्डर है, इसका कोई परमानेंट क्योर होता नहीं है, लेकिन टेम्परेरी क्योर, हाँ, ये जो डस्ट एलर्जी होती है इसका परमानेंट क्योर है। बाकी जो फॉर्म्स हैं उनके परमानेंट क्योर अवेलेबल नहीं है। उनके लिए टेम्परेरी क्योर जो यूज किया जाता है, देयर आर यूज ऑफ केमिकल इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, ठीक है। यानी इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है इन इनहेलर फॉर्म, इनहेलर की सूरत में। तो जब केमिकल को इनहेलर की सूरत में इनहेल करता है पेशेंट, तो दीज केमिकल डायलेट द एयरवेज एंड पर्सन रिकवर फॉर सम टाइम, यानी कुछ वक्त के लिए, जब तक वो एलर्जन से बचा रहता है तो वो रिकवर होता है। तो ये अस्थमा डिसऑर्डर था बेटा। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है।
लंग कैंसर की बात करते हैं। लंग कैंसर की डेफिनेशन, लंग कैंसर होता क्या है? इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ लंग टिश्यू। ये लंग टिश्यू के अनकंट्रोल्ड डिवीजन को लंग कैंसर का नाम देते हैं। जब सेल्स लंग टिश्यू के अनकंट्रोल्ड डिवाइड होते हैं तो उसके नतीजे में ट्यूमर्स बन जाते हैं। ट्यूमर्स फोड़ा जिसे कहा जाता है, यानी उभार से बन जाते हैं। अब वो कह रहे हैं ये जो ट्यूमर्स होते हैं, समटाइम दीज ट्यूमर में आल्सो इन्वेड बियॉन्ड द लंग टिश्यू, यानी नियर बाई जो लंग टिश्यूज होते हैं उनमें भी ट्यूमर स्प्रेड आउट हो जाते हैं, यानी ये मैलिग्नेंसी का कारण बन रहे होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर के तौर पर ये लंग कैंसर वाला डिसऑर्डर बन रहा होता है। अब वो कह रहे इसकी अलामतें क्या है, कैसे पता चलता है कि किसी को लंग कैंसर है? एक तो वगैरह इसमें कफ होता है, कफिंग होती है, लेकिन वगैरह इसकी कफिंग में डिफरेंस है। इस जो लंग कैंसर वाला पर्सन कफिंग कर रहा होता है, कफिंग अप विद ब्लड, यानी उसके कफिंग के साथ ब्लड भी साथ में आ रहा होता है, ब्लीडिंग होती है। और इसके साथ साथ वेट लॉस, वजन लूज करना शुरू कर देता है। और उसके साथ साथ वो कहते हैं चेस्ट टाइटनेस, यानी सीने पे बोझ सा फील होता है, डिफिकल्टी इन ब्रेथ, सांस लेने में डिफिकल्टी का सामना भी कर रहा होता है। ये इसकी अलामत होती हैं। इसकी वजूहात क्या है? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह वो कहते हैं कार्सिनोजेंस, यानी कैंसर काजिंग एजेंट जो होते हैं कार्सिनोजेन। स्पेशली वो कहते हैं सिगरेट स्मोक, इट कंटेन मोर देन 50 नोन कार्सिनोजेंस। सिगरेट स्मोक के अंदर 50 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस एग्जिस्ट कर होते हैं। उसके अलावा वायरल इन्फेक्शन भी है, आयोनिक रेडिएशन भी है, एटसेट्रा, दीज आर इट्स काजेज। अब वो कहते हैं टोबैको स्मोक प्राइमरी फैक्टर होता है लंग कैंसर का। देन नॉन स्मोकर की निस्बत जो स्मोकर होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं लंग कैंसर के। तो इस हवाले से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तमाम कंट्रीज को मेंशन किया है कि दे स्टॉप एडवर्टाइजिंग ऑफ टोबैको स्मोकिंग सो दैट यंग वन में नॉट गॉट इनटू स्मोकिंग। तो ये हमारा बेटा टॉपिक है, इसको प्रिपेयर करना है